नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात कुछ ऐसी है कि जब तक पैदावार बड़े स्केल पे ना की जाए, मुल्क की मईशत के ऊपर ज़्यादा असरात मुरतब नहीं होते। दुनिया भर के अंदर आप देखें जो कामयाब मईशतें हैं, अमेरिका हो गई, बरतानिया हो गई, जापान हो गई, बड़ी बड़ी मईशतें हैं दुनिया की, जर्मनी हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि बड़े पैमाने पर पैदावार की जाती है, बड़े पैमाने पर। गाड़ियाँ जनाब ज़बरदस्त किस्म की बन रही हैं, कपड़ा बन रहा है जैसे बता रहे हैं अभी। हमारे यहाँ तो ज़्यादा सूती धागे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन दुनिया भर में जो है ना बड़ा काम हो रहा है, हाई लेवल। टेक्सटाइल के अलावा भी गाड़ियों पे काम हो रहा है। अमेरिका जैसा मुल्क जहाज़ बना रहा है, हवाई जहाज़ भी बना रहा है, बहरी जहाज़ भी बना रहा है। और जनाब आप दुनिया जहाँ की मशीनरी समझ लें, मशीनरी बन रही है वहाँ पर। या हमारे यहाँ भी ये जो मशीनें दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तानी मशीनें नहीं हैं। फैक्ट्रियाँ पाकिस्तानी हैं, प्रोडक्ट भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन मशीनरी पाकिस्तानी नहीं है, ये बाहर से बनवा के ला रहे हैं। इसके लिए चाहिए जदीद तहकीक, और जिसे आप कह सकते हैं कि इस पर जदीद तहकीक के साथ साथ कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पाकिस्तान को एज चाहिए। फिर क्या है, पाकिस्तान में एक रोल MNCs का भी है, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़। पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं बहुत बड़ा उनका टैक्स पेयर्स के तौर पर भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और मुल्क की मईशत के अंदर भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। किसकी? MNCs की, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की। नेज़ ये कि मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इस्तेमाल की चीज़ों की जानेब आएँ, इस्तेमाल की अशिया बहुत सारी हैं। इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड यानी मुकामी तौर पर पैदा की गई कम है। साबुन देख लीजिए कहाँ से आ रहा है। एक बात करो, साबुन कुछ लोकल कंपनियां बना रही हैं, वरना इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के साबुनों के ब्रांड ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, ब्रांड बाहर के हैं, कंपनियां बाहर की हैं, फैक्ट्रियां यहीं पाकिस्तान में लगाई हैं। ठीक, इस तक के अगर आप दूध भी देख लीजिए तो दूध के अंदर भी मिल्क, इसके अंदर भी पैक्ड मिल्क के अंदर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल प्लेयर है। और अब ये दूसरा वाला भी मेरे ख्याल से जिसे हम लोकल के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे, ये भी अब इंटरनेशनल प्लेयर बन गया है। उसकी वजह ये है कि देखें ये हाईली लुक्रेटिव, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस जो हैं, यहाँ पे मल्टीनेशनल प्लेयर्स आ गए। एनर्जी, तवानाई, इसमें भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो सरगर्म हैं। मैं आपको बताऊँ, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें अब आप कम देखेंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स को। बाकी जो एक्सपोर्ट के अंदर हमारे टेक्सटाइल है बड़ा चंक, ये लेदर भी है, राइस भी है, चावल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। वैल्यू एडिशन की ये लोग बातें करते हैं, वैल्यू एडिशन करना मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। मुंह से कह देने से नहीं हो जाता काम, इसके लिए मेहनत चाहिए, बसीरत चाहिए, अमाल में तासीर चाहिए। इतना आसान काम नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। कोई भी 1 रुपया भी अगर आपने कमाना है, देखिए गोरे जो हैं ये डब्बू शटापू खेलकर ये इतने अमीर नहीं बने, ये ज़हीन लोग हैं। हमारे यहाँ तो आप देखें तो डब्बू शटापू खेल के हम समझ रहे हैं कि हम अमीर को, हम किसी भी अमीर आदमी को देख के हमारे दिल में 2 ख्याल आते हैं। एक तो ये कि किस्मत और तकदीर ने उसका साथ दिया है, दूसरा हमारे जहन में यही होता है कि तुक्का लग गया, अमीर हो गया। हम किसी को क्रेडिट नहीं देते मेहनत का। देखिए गोरों ने बहुत मेहनत की है, एक दिन में नहीं बने, वो बहुत मेहनतें की हैं। और जिसे आप मेहनत समझते हैं ना, जिसे आप मेहनत समझते हैं वो मुशक्कत है। नहीं, जिसे आप मेहनत समझ रहे हो मुशक्कत है। मजदूर से ज़्यादा मुशक्कत तो आप नहीं कर रहे ना। अंकल तो पूरा दिन बैठकर चाय पापे खाते रहते, मुशक्कत तो नहीं है ना। मुशक्कत तो मजदूर कर रहा है, तरखान कर रहा है, हैं और लोग कर रहे हैं जो कि मैनुअल हार्ड लेबर कर रहे हैं। क्या वो उस दुनिया में सबसे अमीर है? नो। सारा गेम यहां से खेला जाता है, सब गेम यहां, सब कुछ यहां है। ये जो आप लोगों का माइंडसेट है ना, बिल्कुल मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ये बहुत ही सतही सोच का नतीजा है। ये जो आपकी पैटी थिंकिंग है, ये सतही सोच का नतीजा है। बुरा ना मानना यार, थोड़ी सख्त बातें कर देता हूं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और जब हम वापस आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे पूरे एस्पेक्ट को कि आखिर आपकी पैटी थिंकिंग से निकलना किस तरह से, हम पैटी थिंकर कहां से बन गए। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। एक ऐसा माशरा जहां पर पैसा सब कुछ बन जाए,
वहां पर फिर तरक्की मुमकिन नहीं होती। ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूं। तारीख इस चीज की गवाह है कि जहां पर आप लोगों को मेजर करने का बैरोमीटर वेल्थ बना दें, वहां पे फिर आप अचीव नहीं कर पाते। आप लोगों को मेजर करने का पैरामीटर बनाएं एजुकेशन, नॉलेज, सिविलिटी, जिसे हम ज़र्फ कहते हैं, मुहज़्ज़बाना रवैया कहते हैं, तो फिर बंदा तरक्की करेगा। खालिद तवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI भी रहे हैं, और इसके साथ साथ आज इनसे जो है मुफस्सिल गुफ्तगू होगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर भी होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी होगी, माशी और सनती तरक्की पर भी होगी। वेलकम करता हूँ सर, आप खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब। सर, कल भी प्रोग्राम में ये बात हो रही थी कि जनाब माशी तरक्की तो तब मुमकिन होगी ना जब मुल्क के अंदर सनत और तिजारत जोर पकड़ेगा, तेज़ी पकड़ेगा, और ये तब मुमकिन है जब बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ेगी मुल्क के अंदर। सच सच आप बताइए, आपका मुशाहिदा क्या कहता है कि बड़े पैमाने पर जो पैदावार है उसमें इजाफा हुआ है? जी देखिए, ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने एक सवाल किया, लेकिन इससे पहले जो आपने अपने इंट्रो में कहा जी 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 कि सब जो है वो चीज़ वो पैसा है आदमी को मेजर के लिए, और हमारी तालीम और हमारी जो, देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट है, इन 73 सालों में हमारे यहाँ तालीम की तरफ वो तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और माशरा हमेशा जब सुधरता है जब तालीम और तालीम के साथ शऊर आता है। बिल्कुल। तो तालीम का हाल ये है, मैं अभी वीडियो देख रहा था 4-5 रोज़ पहले जब स्कूल खुले, तो एक पार्टी वाले जो हैं वो स्कूल से वो भैंसें निकाल रहे थे और उसकी पूरी वीडियो चल रही थी कि हमारे तालीमी इदारों का हाल ये है कि हमने वहाँ भैंसें पाली हुई हैं। और कुछ ऐसा है कि बाज़ जो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं जो उनके एरियाज़ हैं वहाँ वो ये चाहते हैं कि तालीम की फ़रोग़ ना हो, ताकि जिस तरह से वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं उनकी डोमिनेशन हमेशा रहे। क्योंकि जहाँ लोग तालीम हासिल कर लेते हैं वहाँ फिर उन्हें शऊर आता है, शऊर आने के बाद जो हमारी सियासत है और तमाम तरीक़ेकार है वो तब्दील हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे ये देखिए, आप इस शहर कराची में हम बैठे हैं आज, कराची में कितने नशे मुफरद आए, कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कभी एक ज़माने में जमात इस्लामी की हुकूमत थी, फिर MQM आ गई, फिर अब PTI आ गई। उसकी वजह है कि लोग नए से नए की तलाश में हैं, क्योंकि यहाँ लोगों में शऊर मौजूद है। लेकिन इसी मुकाबले में अगर आप ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ गाँव गोटों में जहाँ तालीम इतनी आम नहीं है, वहाँ आप देखें तो एक बाप था, बेटा आ गया, फिर भाई आ गया, फिर एक ख़ास ख़ानदान है जो कि वो पूरा जो है वो रूल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो आपने बात करी, सबसे अच्छी बात वो ये है कि हम तालीम को फ़रोग़ दें, तालीम से शऊर भी आएगा और हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। देखिए, हमारे मुल्क में आज तकरीबन इस वक्त जो हम बड़े प्राउडली आप कह रहे हैं कि जी हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ रही हैं, और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसकी वजह से बेहतर हो रहा है। तकरीबन मैं देख रहा था कि $2 अरब से ऊपर अब एवरेज महीने का आना शुरू हो गया। देखिए, हम इसको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर इसी वर्कर्स को, इन्हीं लोगों को हम स्किल्ड पे ले आए, तो शायद ये $2 अरब की जगह 2.5 और 3 भी हो जाए बहुत जल्द। क्योंकि आज आपको स्किल्ड जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपको आज अपने मुल्क में भी हासिल करना दुश्वार है, और इनकी पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो हमें, अगर हम उसको, ब्रेन ड्रेन भी हो गई है, स्किल ड्रेन भी हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीज़ें, और हमारे यहाँ जो वोकेशनल सेंटर्स हैं हम उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते। अगर आपको याद हो, इस शहर में एक होता था साइड के इलाके में एक वोकेशनल, स्विट्जरलैंड से जो ताउन के साथ बना था, वो भी बना और भी बना। आज भी उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। मुख्तलिफ यूरोपियाई ममालिक के साथ ताउन में चीज़ें बनी थी बहुत सारी, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग हो, सॉफ्ट स्किल पैदा हो लोगों में। लेके नहीं चले। मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर आपने न सिर्फ माशरे को सुधारना है बल्कि माशी तौर पे भी खुशहाल होना है, तो हम स्किल्ड लोगों पे जाएं, हम लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग दें। बल्कि एक हमारे फाजिल वजीर भी हैं, पहले गवर्नर सिंध भी थे, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट भी हुए, फिर कायम मकाम सदर भी, वज़ीर आज़म भी, मोहम्मद मियां सुमरो साहब, उन्होंने बड़ा इस पर तवज्जो दी थी। पता नहीं आजकल मतलब ये कि आजकल वो वज़ीर है प्राइवेटाइजेशन के, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ही इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट फाइन जेंटलमैन। और अगर उन जैसे लोगों को, हालांकि वो आज गवर्नमेंट में हैं, लेकिन उन जैसे लोगों को एक
इन सेक्टर में लेकर के आया जाए जी जी जहाँ पर के हमें माशरती और वोकेशनली चीज़ें को सिखाना हो, तो ये जो है मोहम्मद मियां सुमरो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल फर्दर प्ले कर सकते हैं। बड़ा बैनुल-अक़वामी मुशाहिदा है उनका। आपने दूसरा मुझसे सवाल किया था LSM के बारे में। LSM के बारे में किया था। देखिए ये पहला साल है लास्ट ईयर जहां हमारा LSM जो है वो माइनस में चला गया और विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। अब ये इस साल कहते हैं कि बेहतर हो रहा है। देखिए पूरा साल लास्ट ईयर कोरोना में गुजरा, पूरी दुनिया में एक बहरान आया हुआ था, लेकिन उन बहरान के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। और अपॉर्चुनिटी इस हिसाब से आई है कि आज जो इकनॉमिक वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका है, इसमें कोरोना आ गया, पूरे यूरोप में भी कोरोना फैला हुआ है और ख़ास तौर पे जो हमारा पड़ोसी ममालिक है, जो हमारे कंपटीटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना, इनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो गिरी है और आज हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बेताशा ग्रोथ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा ही इक़दाम किया, उन्होंने एक TRF की सूरत में, टैरिफ की सूरत में ये कहा कि आप नई इंडस्ट्री लगाएं, नई मशीनें लगाएं, उस पर आपको 2% जो है वो स्टेट बैंक देगा, 1-8% बैंक लेता है, तो 3% पे वो लोन दे रहे हैं फॉर 10 ईयर्स। और उसका हाल ये है कि उसकी जो अवेलेबिलिटी शायद 500 अरब इन्होंने उस पर रखा था, जो कि अब से 2 महीने पहले जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। यानी लोगों ने अब नई इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी है, नई मशीनरियों की LC खोली है और आज वो टर्फ जो है वो किसी बैंक के पास भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक आपसे मैंने राय भी लेनी थी और एक आपको सजेशन भी देना था, क्योंकि आपकी आवाज़ भी पहुंचती है बहुत सारे लोगों तक। बात यह कि सर ये 3 ममालिक हैं, जर्मनी, कोरिया और जापान, ये बड़े नामवर हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी तैयार करने के लिए, और भी ममालिक हैं, ताइवान वगैरह भी हैं, लेकिन ये है कि इन 3 ममालिक को अगर पाकिस्तान में मशीनरी बनाने की इजाज़त दी जाए और बेहतरीन किस्म की मराद दी जाएं, तो ये पाकिस्तानी मार्केट को कैटर भी कर सकते हैं और रीजन को भी कैटर कर सकते हैं और किसी तरीके से चाइना के मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ी कंपटीशन भी दे सकते हैं। तो क्या ख्याल है कि ये दरवाज़ा हमें खोलना चाहिए ताकि मशीनरी मैन्युफैक्चरर भी हैं? देखिए ये दरवाज़ा किसी ने बंद नहीं किया हुआ, ये दरवाज़ा खुला हुआ है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जापान हुआ, जर्मनी हुआ, जो आपने नाम लिए, जी जी, इनकी मशीनरी दे आर वेरी एक्सपेंसिव है। और आप जब जाते हैं, जब एक इन्वेस्टर, क्योंकि दे कम ऑन जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान के साथ काउंटर पार्ट पे, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2021 जो शुरू हो रहा है ये एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ शुरू नई तरफ लेके जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी है हमारी। खालिद तवाब साहब के साथ बात कर रहे हैं। खालिद तवाब साहब ने इस बात से इत्तेफाक किया कि मुल्क के अंदर तालीम का फ़रोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदम तवज्जो की वजह से मुल्क की मईशत पर भी हर्ज आया, कौमी तरक्की पर भी हर्ज आया, इसकी भी उन्होंने निशानदही कर दी। LSM के फिगर्स के ऊपर तशवीश का इजहार भी कर दिया। मैं दोबारा से इस मौजू पर आपको लेकर आता हूँ खालिद तवाब साहब। परेशानी की बात यह है, परेशानी की इस वक्त बात यह है कि मुल्क के अंदर सरप्लस मौजूद नहीं है। आपने जैसे ब्रेक से पहले बताया कि JV के लिए कंपनी आना चाह रही, वो तो एक अलहदा एक बहुत तवील मौजू है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सरप्लस का इशू इस हिसाब से आ रहा है कि हम टेक्सटाइल सेंट्रिक हो गए। अब आप तो मल्टीपल बिजनेसेस रन भी करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं, आपका बड़ा वसी इस मामले में तजुर्बा है। ये और भी तो शोबा जात हैं जिन पर तवज्जो देनी चाहिए, उन्हें हम नॉन ट्रेडिशनल कहकर साइडलाइन कर देते हैं। नॉन ट्रेडिशनल के ऊपर वर्क नहीं हुआ, ये क्या कहते हैं आप इस बारे में? अरे भाई आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए इशू ये है कि आपके पास इस मुल्क में बेचने के लिए क्या है। आपके पास आपने जो कॉटन, जो हमारी बैकबोन ऑफ द कंट्री है, जी जी, उसको बड़ा डैमेज किया। इस लिहाज से कि एक वक्त ऐसा था कि 14 से 15 मिलियन बेल्स हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में थी और यही तादाद जो है वो इंडिया की थी, हम बराबर आ गए थे।
और बहुत अच्छा। बड़ी अचीवमेंट थी हमारी यानी प्रोडक्शन वाइज। प्रोडक्शन वाइज, मैं कॉटन की प्रोडक्शन हाँ। की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आज हम शायद 6 पे आ गए और इंडिया जो है वो 14 से शायद 60 पे चला यील्ड गया। बढ़ गई उनकी। हाँ नहीं, सिर्फ हील्ड नहीं बढ़ी, बल्कि हुआ ये कि हमारे यहाँ जिस तरह मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल शऊर भी होना चाहिए मुल्क, इन्होंने जो हमारा बेहतरीन कॉटन का एरिया था, जो सराय की बेल्ट थी, उसको शुगर में कन्वर्ट किया, उस ज़मीनों को। उसकी वजह ये थी कि इनको वहाँ से, अच्छा वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है शुगर के लिए, शुगर की एक्सपोर्ट में भी पैसे दिए जाते हैं, और शुगर जो है वो उसके माफिया में सिर्फ चंद लोग मौजूद हैं, लिहाजा वो फील्ड जो है सारी जो कॉटन की फील्ड थी वो तबाह करी। और न सिर्फ वहाँ तबाही हुई, उससे हुआ ये कि शुगर के लिए पानी जो है बड़ी वाफिर मकदार में चाहिए होता है, तो उससे जो पानी इस तरफ आ रहा था फर्दर कॉटन ग्रोइंग एरिया में, वो उससे वो भी अफेक्टेड हुआ, और हमारी प्रोडक्शन जो है कॉटन की तकरीबन 14 मिलियन बेल से सर हम तो उन्हें माफिया माफिया कहते हैं, वो बैठ के देख रहे होते हैं, वो कभी कभार कहते हैं कि हम तो बिजनेसमैन हैं यार, हमें माफिया नहीं कहा करो। वो 6 बिलियन पे अच्छा। बेल्स पे आ गए। देखिए आप कितना बड़ा नुकसान है आपको। दूसरी बात ये है कि सिवाय कॉटन के आपके पास जो चीज़ें हैं, वो हमारा बलूचिस्तान का जो एरिया है वो बड़ा रिच ऑफ मादनियात है, हमने उसको आज तक इसमें हमने एक्सप्लोर नहीं किया। एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सप्लॉइट मेरी नहीं किया। बड़ी पॉलिटिशियन से भी बात हुई इसकी, वो कहते हैं जी बैरूनी ताकत नहीं करनी पड़ती, नहीं करने देती। मैं समझता हूँ हमको एज ए पेट्रियोटिक पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए और उस एरिया को डेवलप करना चाहिए। उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो पूरे मुल्क की माशी सूरत हाल बड़ी बेहतर हो जाएगी, प्लस ये कि वो बड़ा पसमानदा इलाका है जहाँ लोगों को जॉब चाहिए जी, आप उनको वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी और उनकी जो महरूमियात हैं वो जो है वो बड़ी कवर होगी। बहुत रिच एरिया है वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें वाक़तन जो दूसरे ममालिक हैं वो चाहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल ना कर सकें। मैं देखें, मेरा अपना जो इंटरेक्शन रहा वो आप भी उससे इत्तेफाक करेंगे कि बलोच लोग बेइंतहा अच्छे मुझे लगे, और तबीयतन मिजाजन हमारे आम कारोबारी लोगों से, मतलब मुझे मिजाजन तबीयतन मैं ये कहूँगा कि दे वर मच बेटर, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको कौमी धारे में लाना भी चाहिए, चाहे कारोबार हो, सनत हो, मुलाजमतें हों, इस पर थोड़ी वर्किंग होनी चाहिए। एंड आई विल नेवर एवर डाउट देयर पेट्रियटिज्म, क्योंकि दे वुड बी एज पेट्रियोटिक एज वी आर, मेरा ऐसा ख्याल है। क्या कहते हैं आप? देखिए, जब आपको उनको बेसिक नीड्स नहीं देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, एक फेडरल मिनिस्टर ने मुझे कहा, ये कुछ दिन से पहले की बात है, गवर्नमेंट की नहीं है, और उसने कहा कि जी तवाफ साहब आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जहन में ही था और मैंने उनको ये कहा कि आपके जो फेडरल लॉर्ड्स थे उन्होंने खुद इस मुल्क में आपके सूबे में तरक्की नहीं होने दी, क्योंकि उनको बहुत सारे पैसे जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे दिया करती थी। उन्होंने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, आप जाएँ बलूचिस्तान बहुत सारे इलाकों में, वहाँ आप उससे कहें जी मुझे एक बकरी आपकी चाहिए उधार, मैं 1 महीने बाद दे दूँगा, वो आँख बंद करके आपको अपनी बकरी दे देगा, 1 महीने बाद वापस कर देगा। ऑन द कंट्री आप उसके पास जाएँ मुझे एक बाल्टी पानी दे दो, तो वो मना कर देगा, मैं पानी नहीं दे सकता, क्योंकि पानी वो 2 मील या 3 मील दूर से पानी के भर के लेकर के आता है। तो हमने उन शहरों में जब आप, या उन जगहों पर जहाँ आप एहसास महरूमियत करेंगे, वहाँ पर फिर चीज़ें जो है ना, फिर हम उसको कहे पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, आप उनको सहूलत दें, और ये सहूलतें जब आप दे सकते हैं जब आप उन इलाकों में तरक्की दें। देखिए गवादर को डेवलप किया कर रहे हैं अभी, हालांकि स्लो पेस है लेकिन डेवलप हो रहा है। इसी तरह पूरे बलूचिस्तान में जो चीज़ें मौजूद हैं, उसके पे रेकोटिक का भी एक सिलसिला चला जी था, जी 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 फिर वो भी जो है वो खत्म हो गया। तो मैं खासतौर पर बलूचिस्तान के लिए कहूँगा, what an unfortunate thing, Very such a unfortunate. huge loss for this country। एक तो ये कि आपने उसको डेवलप नहीं किया और अब उसका केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, और बहुत सारे पैसे आपको उसमें देने पड़ेंगे। केस तो चल रहा है, हारना नहीं चाहिए था। नहीं, वो हारेंगे, हार गए ना। और जी अब उसका भुगतावा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे मुल्क की जो पॉलिसीज़ है। देखिए मैं तो एक बात बड़ी वोकल होकर कहता हूँ कि आपने अगर मुल्क को तरक्की देनी है तो सारी जो पॉलिटिकल जमातें मिलकर बैठें और इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो अगले 15 साल की 25 साल की बनाएं। कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए या जाए, उस इकनॉमिक पॉलिसीज़ पे जो है वो असरअंदाज नहीं होना चाहिए, सबका मुफाहमत से हो। लेकिन हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में वो यही था ना, why this run into snags and this became a problem was because they never took anyone in confidence. जी, On record date, business people were never taken into confidence. Nobody in the country was taken into confidence. ऊपरली सतह, and this is what they are doing with CPEC. CPEC में भी लोगों को लाओ यार, आप बिजनेसमैन को बिठाओ साथ, बताओ हम ये कर रहे हैं, What's the harm in it?
आप सबको बिठाओ साथ, बोलो ये करना है, ये अचीव करना है, ये ऑब्जेक्टिव है, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, कैन यू डू समथिंग फॉर अस, एंड देन इज व्हेन दिस कंट्री विल मूव फॉरवर्ड। सीक्रेटिव, छुपा छुपा के नेशनल इंटरेस्ट ये वो, भाई आप हमें बताओ। एवरीवन लव्स दिस कंट्री, कोई इसके खिलाफ नहीं है। और याद रखो कि माँ बाप वही अच्छे होते हैं जो बच्चे को मारते हैं जब वो गलती करता है। वो बच्चे जो कहते हैं गुज्जू 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 बेटा करते रहो, वो डाकू बनते हैं बड़े होकर। हमारे मुल्क के अंदर और भी कुछ बन जाते हैं। खैर, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि बिगड़े बच्चों को हमारे मुल्क में जो तरक्की मिलती है ये अच्छा नहीं है, इसीलिए कोशिश करें, ट्राई टू टेम सच थिंग्स। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब करते हैं इसको समअप करते हैं, और मैं खालिद तवाब साहब अब आपकी जानिब जाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा समअप कर लें। आपके नज़दीक अब क्या क्या करना चाहिए हमको? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आप इकनॉमिक पॉलिसीज़ बना रहे हैं इसमें सारी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लें और कम से कम 20 साल की इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें हमारे को हर्डल्स ना आए। नंबर 2 बात यह है कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमें फोकस करना चाहिए लोगों को स्किल करने के लिए। वोकेशनल सेंटर्स खोलें, इसके लिए एक अलग फंड रखा होगा, लेकिन एक करें और सूबों को ये टास्क दें कि वो ये काम करें। तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अच्छा ये है कि इस गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे आई अप्रिशिएट इट कि उन्होंने स्मगलिंग पे काफ़ी कंट्रोल किया। हमारे यहाँ स्मगलिंग के कंट्रोल होने से हमारी इंडस्ट्री जो है वो फ़रोग हो रही है, जो लोकल उसमें दे रहे हैं। इसको रिजॉल्व करें। प्लस ये कि जो गैस का बहरान है, अब ये जो इतनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, मैंने आपको शुरू में कहा कि एक बड़ा बूम आ रहा है एक्सपोर्ट का इन कंट्रीज से। आप अपनी गलत पॉलिसी की वजह से ये मौका हाथ से ना गंवा दें। ख़ास तौर पे जो आपने इलेक्ट्रिसिटी के और इसकी गैस के आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ, उसको कंटिन्यू करें कम से कम 3, 4, 5 साल। उसमें शॉर्ट कमिंग्स भी आ रहे हैं, हमारा डेफिसिट भी आ रहा है और हमारा वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करें ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े। मुल्क में मैं ही समझता हूँ कि 2021 जो है ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का साल होना चाहिए और नज़र आ रहा है कि होगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया खालिद तवाब साहब, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू कर ली, बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कशन की उस पर, और हमने यही जानने की कोशिश की कि जनाब अब इस मसले को हम किस जानिब लेकर जाएं। खालिद तवाब साहब से काफ़ी अरसे से इस मौजू के ऊपर बात भी होती है और बड़े अच्छे सहरासिल मंतकी जो है एडवाइस ये देते हैं प्रोग्राम में, और मेरे ख्याल से जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं उनको इन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।